नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के बीजेपी सहयोगी दलों को लेकर किए गए बड़े दावे की, मध्य प्रदेश के खंडवा की अनोखी जनसुनवाई की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान की, और आखिर में रुख करेंगे बिहार की राजधानी पटना का, जहां आरजेडी के राजभवन मार्च के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर टकराव हुआ। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में ना जाएं छात्र, विजय सरकार ने वापस लिया आदेश। पर ईडी का बड़ा एक्शन, दिल्ली से लेकर रामपुर सहारनपुर तक 10 जगह पर रेड। ताज होटल दिल्ली में जुटे जापानी उद्योगपति, सीएम योगी उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन में हुए शामिल। पटना में आरजेडी का लोक भवन मार्च, तेजस्वी यादव को थाने ले गई पुलिस। खरनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना खत्म, चौथे दिन किसान नेता ढल्लेवाल का ऐलान। 12 साल से नेम प्लेट लगा रहे स्वरा भास्कर का पीएम मोदी के दिमागी नक्सल बयान पर पलटवार। कोलकाता के होटल में लगी भीषण आग, 9 लोगों की दर्दनाक मौत। टेलीग्राम के हर यूजर को मिलेगी फ्री वेबसाइट और डोमेन, सीईओ का ऐलान। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स 325 अंक टूटा, निफ्टी भी फिसला। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी तापमान अभी से चढ़ने लगा है। चुनावी रण में असली मुकाबला भले ही अगले साल होगा, लेकिन पार्टियों ने अभी से अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐसा दाव किया जिसने उत्तर प्रदेश की गठबंधन राजनीति में हलचल पैदा कर दी। जी हां, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर दावा किया कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी दलों को कुल 162 सीटें देने की तैयारी कर रही है। दावा भी ऐसा कि सुनते ही सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों के लिए इतनी बड़ी संख्या में सीटें छोड़ने जा रही है। आइए जानते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपनी हार सामने देखकर और पीडीए के दबाव जवाब में अपने सहयोगी दलों को इधर उधर छटकने से बचाने के लिए कुछ चुनावी विशेषज्ञों की सलाह पर सीटों के बंटवारे की योजना पर काम कर रही है। अखिलेश के मुताबिक इस कथित फार्मूले में आरएलडी को 73 सीटें, सुभाषपा को 39 सीटें, निषाद पार्टी को 31 सीटें और अपना दल को 19 सीटें, यानी कुल मिलाकर 162 सीटें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें, यानी अखिलेश यादव के दावे को अगर गणित में रखें तो बीजेपी के पास करीब 241 सीटें बचेंगी। हालांकि अखिलेश यादव ने इन आंकड़ों का आधार सूत्रों को बताया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी सीट शेयरिंग का कोई आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, यानी फिलहाल ये दावा तय फार्मूला नहीं। दरअसल सपा प्रमुख का राजनीतिक मकसद साफ है कि वे जनता के सामने ये नैरेटिव पेश करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए के सामाजिक समीकरण से इस कदर डर गई है कि उसने अपने सहयोगियों के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कार्यकर्ताओं और दावेदारों के बीच ये मैसेज भेजना कि अगर इतनी सीटें सहयोगियों को दी गई तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के टिकट कटते हुए देखेगी, यानी काट देगी। हालांकि अखिलेश यादव ने सिर्फ सीटों का आंकड़ा ही जारी नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले, बुलडोजर कार्रवाई, पेपर लीक और अग्निवीर योजना को लेकर बेहद तीखे हमले भी बोले। उन्होंने दावा किया कि जनता इस सरकार को विदा करने के लिए उतावली बैठी है और ये योजना भी पूरी तरह असफल होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस हिरासत में मौतों, स्कूल कॉलेजों की स्थिति, शिक्षकों से जुड़े मामलों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आंदोलनों का भी जिक्र किया। व्यापारियों और
कारोबारियों से लेकर खिलाड़ियों और कलाकारों तक के मुद्दे उठाते हुए अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने संविधान बदलने की साजिश का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को जनता द्वारा पूरी तरह नकारे जाने का दावा भी किया। यानी अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ सीटों के बंटवारे का दावा नहीं था, उस पोस्ट में एक साथ कई राजनीतिक संदेश थे। जैसे पहला संदेश, भारतीय जनता पार्टी को सहयोगियों की जरूरत है। दूसरा संदेश, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। तीसरा संदेश, पीडीए के सामाजिक समीकरण के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के जरिए जवाब तैयार कर रही है। और चौथा संदेश, अखिलेश चुनाव से काफी पहले ही भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की कमजोरी को मुद्दा बनाना चाहते हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव के दावे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा आरएलडी की 73 सीटों का है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ में चुनाव लड़े थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 33 सीटें दी थीं। आरएलडी ने उनमें से 8 सीटों पर जीत हासिल की। उनका शेयर वोट करीब 2.92% रहा था। बाद में उपचुनाव में जीत के बाद आरएलडी के मौजूदा विधायकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई, लेकिन चुनावी नतीजे में तस्वीर कुछ अलग रही। आरएलडी को जो 8 सीटें मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक बड़ा फायदा नहीं मिला। यही वजह थी कि बाद में दोनों दलों की राह अलग हो गई। वहीं अब अगले विधानसभा चुनाव में आरएलडी बीजेपी में सीट शेयरिंग मांगती है, यही एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव का ये कदम उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बेहद सोची समझी चाल वाला माइंड गेम माना जा रहा है। अखिलेश जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या सिर्फ चुनाव लड़ने का जरिया नहीं होती, बल्कि ये किसी भी दल का राजनीतिक कद और रसूख तय करती है। अखिलेश यादव ने 162 सीटों का ऐसा आंकड़ा फेंक दिया है जिस पर भले ही आसानी से भरोसा ना हो, लेकिन इसने एनडीए के खेमे में बहस जरूर छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ सीटों का असल तालमेल कैसे बैठाती है। क्या अखिलेश का ये मास्टर गेम या माइंड गेम एनडीए में दरार डालने में कामयाब होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगियों को एकजुट रखकर इस सियासी चक्रव्यूह को काट पाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शहमात का ये खेल अब और दिलचस्प हो गया है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। मध्य प्रदेश के खंडवा से आई ये तस्वीर देखकर आप भी एक पल के लिए हैरान रह जाएंगे। शरीर इंसान का, लेकिन चेहरा कुत्ते वाला। जी हां, कलेक्टर की जनसुनवाई में अचानक एक शख्स डॉगी का मुखौटा और वेशभूषा पहनकर पहुंचा तो वहां मौजूद लोग देखते ही रह गए। कुछ देर के लिए माहौल में हंसी मजाक जरूर हुआ, लेकिन इस अजीबोगरीब दिखने वाले प्रदर्शन के पीछे उठाया गया मुद्दा बेहद गंभीर था। दरअसल मंगलवार को मध्य प्रदेश के खंडवा में कलेक्टर की जनसुनवाई चल रही थी। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के सामने पहुंच रहे थे। कोई सड़क की शिकायत लेकर आया था, तो कोई बिजली पानी की समस्या लेकर, तो कोई प्रशासन से अपनी दूसरी परेशानियों का समाधान मांग रहा था। लेकिन इसी बीच जनसुनवाई के बाहर अचानक लोगों की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसने हर कोई चौंक गया। शरीर इंसान का था, कपड़े डॉगी वाले और चेहरे पर मुखौटा कुत्ते का था। कुछ ही देर में लोगों को समझ आ गया कि ये कोई मजाक या मनोरंजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक विरोध प्रदर्शन है। खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौर एक युवक को कुत्ते की वेशभूषा में लेकर कलेक्टर सभागृह पहुंचे। उनका मकसद था शहर में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या और उनकी नसबंदी के नाम पर खर्च किए गए कथित लाखों रुपए को लेकर प्रशासन का ध्यान खींचना था। दरअसल खंडवा नगर निगम में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनकी नसबंदी के नाम पर खर्च किए गए करीब 40 लाख रुपए को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौर ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि पिछले 4 साल में आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन शहर में कुत्तों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती चली गई है। इतना ही नहीं,
उनके मुताबिक इसी दौरान 13,225 डॉग वाइट का शिकार हुए, यानी लोगों को कुत्तों के द्वारा काटा गया। विरोध अंदाज ऐसा था कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्यंग करते हुए कहा गया कि नसबंदी के बाद भी डॉग 6 बच्चों की पिता बन गया। ऐसे में अब सवाल सीधा है कि अगर नसबंदी के नाम पर लाखों रुपए खर्च हुए तो फिर आवारा कुत्तों की संख्या पर लगाम क्यों नहीं लगी? अगर काम हुआ है तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? कितने कुत्तों की नसबंदी हुई, किस कंपनी ने काम किया, किसने भुगतान लिया, और आखिर 4 साल में हजारों लोगों के डॉग वाइट का शिकार होने की नौबत क्यों आई? इन्हीं सवालों के साथ खड़वा की जनसुनवाई में हुआ यह अनोखा प्रदर्शन अब चर्चा का विषय बन चुका है। देखिए, सीधा नगर निगम मिलकर उनका पैसा हजम कर गए। ये बहुत दिल्ली से पढ़ के आया है और इसने बोला है कि मैं खुद जाऊंगा एफआईआर कराने। तो नगर निगम की एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं, सिंपल किताब होगी कि नहीं सर कार्रवाई, जिनके कुछ उनको नगर निगम को ये पता ही नहीं है कि क्या नाम से वो विद्याकरण बंद है कि चालू है। बताओ, ये इंसानों की तो सुन नहीं रहे थे नगर निगम, तो आज ये बहुत इंटेलिजेंट उठता है सर। इसमें एमकॉम बीकॉम इसमें और बहुत भयंकर पढ़ के आया है, जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा। ये पीआईएल भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले नाश्ते में 4.5 करोड़ रुपए, अब कुत्तों के नाम पे कितने 40 लाख रुपए। भैया 40, ये सर को काटना मत, बहुत अच्छे हैं तो सर को भी मत काट। नहीं बेटा ऐसा नहीं। अच्छा तो बेटा अपने को कुछ करना है ना, क्योंकि सर 13,225 लोगों को काटा है 4 साल। इसमें से कभी 2 लोगों को भी उसका खंडन पूरा खत्म हो जाएगा। आवारा पशु सब रोड पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, बड़े बड़े वादे 4 साल 3 साल, और इंसान तो खुश नहीं है, जानवर भी खुश नहीं है खंडवा नगर में। वहीं ये बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी आई, लेकिन प्रदर्शन के पीछे की शिकायत को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। बताया गया कि शुरुआत में जब युवक डॉगी की ड्रेस पहनकर कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उसे अंदर जाने दिया गया। अंदर पहुंचने के बाद डॉगी के रूप में आए युवक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसने कुत्ते की तरह आवाज निकालकर भी दिखाई, जिससे वहां कुछ देर के लिए माहौल हल्का फुल्का हो गया। लेकिन इसके बाद नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। वहीं अब आते हैं असली आरोप पर। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि कुत्तों की नसबंदी के नाम पर नगर निगम से करीब 40 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीन पर काम हुआ या नहीं, इस पर गंभीर सवाल है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की वित्तीय और तकनीकी जांच कराई जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने नसबंदी के काम से जुड़े टेंडर की पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग भी की है। किस कंपनी को टेंडर मिला, कंपनी की पात्रता क्या थी, उसने कौन कौन से दस्तावेज जमा किए, कितने कुत्तों की नसबंदी करने का ठेका दिया गया, वास्तव में कितने कुत्तों की नसबंदी हुई, कौन कौन से कुत्तों की नसबंदी हुई, इसकी पहचान कैसे होगी, इसके बाद कंपनी को कितना भुगतान किया गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौके पर जाकर काम का भौतिक सत्यापन हुआ या सिर्फ कागजों पर ही नसबंदी पूरी कर दी गई। इन सभी बिंदुओं की जांच की मांग की गई है। यानी अब मामला सिर्फ आवारा कुत्तों की समस्या तक सीमित नहीं रह गया। सवाल नगर निगम की कार्यप्रणाली, टेंडर प्रक्रिया और सरकारी पैसे के इस्तेमाल तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ डॉग वाइट का मुद्दा भी बेहद अहम है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अगर 4 साल में करीब 40 लाख रुपए कुत्तों की नसबंदी पर खर्च किए गए तो फिर शहर में डॉग वाइट की घटनाएं कम क्यों नहीं हुई। उनके मुताबिक सरकारी आंकड़ों में 4 साल के दौरान 13,225 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए। अगर ये आंकड़ा सही है तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सीधे आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, क्योंकि आवारा कुत्तों के मामले का सबसे ज़्यादा डर बच्चों और बुजुर्गों को रहता है। गलियों और मोहल्लों में
झुंड बनाकर घूमते कुत्ते कई बार राहगीरों पर हमला कर देते हैं। बाइक सवारों के पीछे दौड़ते कुत्तों से घटनाओं का खतरा भी बड़ा रहता है। ऐसे में नसबंदी और आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए यदि सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है तो उसका असर जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। यही सवाल लेकर नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने साफ चेतावनी दी, अगर मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। वहीं अब प्रशासन का पक्ष भी सुनिए। दरअसल अपर कलेक्टर काशीराम बगोड़े ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि कुत्तों के वाधिकारक के नाम पर करीब 40 लाख रुपए के बिल निकाले जाने और काम नहीं होने से जुड़ी शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी और जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अपर कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त से भी इस मामले में चर्चा की, यानी फिलहाल प्रशासन ने शिकायत को खारिज नहीं किया बल्कि जांच कराने की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच में क्या सामने आता है। देखा जाए तो खड़वा में डॉगी बनकर जनसुनवाई में पहुंचा ये युवक भले ही कुछ मिनटों के लिए लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया हो, लेकिन उसके पीछे उठाया गया सवाल बेहद गंभीर है। अगर 4 साल में कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करीब 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं तो फिर आवारा कुत्तों की संख्या कम क्यों नहीं हुई। फिलहाल आरोप है, प्रशासन ने जांच का भरोसा भी दिया है, कमेटी बनने की बात भी कही गई है और अब सबकी नज़र इस बात पर कि जांच में आखिर क्या निकल कर सामने आता है। अगर शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो सरकारी पैसे के इस्तेमाल और टेंडर प्रक्रिया पर जिम्मेदारी तय करना बेहद ज़रूरी होगा और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो वह भी जनता के सामने साफ होना चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ 40 लाख रुपए का नहीं, मामला शहर के लोगों की सुरक्षा का भी है। फिलहाल इसका जवाब अब जांच के बाद ही आम लोगों के सामने आएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर, देशभक्ति का माहौल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। हर बार की तरह देश को उम्मीद थी कि लाल किले से योजनाओं की बौछार होगी, बड़ी बड़ी उपलब्धियों का लेखा जोखा सामने आएगा और हुआ भी वही। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के भाषण में सिर्फ अपनी सरकार की पीठ थपथपाने वाली बातें नहीं थी। इस बार लाल किले की प्राचीर से गूंजी एक ऐसी चेतावनी जिसने देश के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री ने सरेआम ऐलान किया कि भारत ने जंगलों और पहाड़ों में छिपे हथियारबंद नक्सलवाद की कमर तो तोड़ दी है, लेकिन अब देश के सामने एक नया और बेहद खतरनाक दुश्मन खड़ा हो रहा है और उस दुश्मन का नाम दिया गया दिमागी नक्सल। जी हां, दिमागी नक्सल एक ऐसा शब्द जिसने आते ही पूरी सियासत में भूचाल ला दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री को इस सख्त शब्द का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। आइए जानते हैं। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। लाल किले से प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल आईने की तरह साफ था। भारत ने गोलियों और बम बारूद वाले नक्सलबाज से दशकों तक जंग लड़ी,
सुरक्षा बलों के जवानों ने अपनी शहादत देकर लाल गलियारों को लगभग समेट लिया। इस मोर्चे पर देश को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो घंटी बजाई है वो लाल किले से बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। खतरा सिर्फ उस नक्सलवादी से नहीं होता जो हाथ में AK-47 लेकर जंगल में छिपा है। असली और बड़ा खतरा उस सोच से है जो बिना किसी हथियार के विचारों के जरिए आपके और हमारे दिमाग में घर कर रही है। और वही प्रधानमंत्री का इशारा साफ तौर पर उन प्रवृत्तियों की तरफ था जिनका काम सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही है, देश में निराशा फैलाना, संस्थाओं पर अविश्वास पैदा करना और विकास के हर काम पर ब्रेक लगाने की कोशिश करना। इसी खतरनाक सोच के लिए दिमागी नक्सल शब्द का हर गली चौराहे और टीवी डिबेट की सबसे बड़ी बहस बन चुका है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र में असहमति की पूरी आज़ादी है। सरकार की आलोचना कीजिए, सवाल पूछिए, किसी योजना की कमियां बताइए, किसी कानून का विरोध कीजिए। विपक्ष को सरकार की नीतियों पर हमला करने का पूरा अधिकार है। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन समस्या वहां शुरू होती है जहां बहस तथ्यों से हटकर सिर्फ अनुमान और आरोपों पर जाकर टिक जाती है। यानी बात अब सरकार के काम पर सवाल उठाने की नहीं रही, बल्कि विकास की पूरी सोच को ही कटघरे में खड़ा करने की हो गई है। इसी बहस को समझने के लिए बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के उस बयान का उदाहरण दिया जाता है जिसमें उन्होंने राज्य में बन रही सड़कें और हाईवे को बिहार का पानी लूटने के लिए बनाए जाने से जोड़कर सवाल उठाया था। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, सड़क आखिर बनती किस लिए है? सड़क एक कटे हुए गांव को मुख्य शहर से जोड़ती है। सड़क बनती है तो गांव का छोटा किसान अपनी फसल सीधे बड़ी मंडी में ले जाकर अच्छे दाम पर पाता है, यानी दाम पर बेचता है। सड़क होती है तो आधी रात को तड़पते मरीज को लेकर एम्बुलेंस समय पर अस्पताल पहुंच जाती है। सड़क से बड़े बड़े उद्योग जुड़ते हैं, व्यापार बढ़ता है, बच्चों को कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता मिलता है और इलाके में रोजगार के नए दरवाजे भी खुलते हैं। किसी भी राज्य या देश की तरक्की की पहली सीढ़ी वहां का विकास ही तो होता है। ऐसे में अगर जनता के लिए बन रही बुनियादी सुविधाओं को ही शोषण का जरिया और लूट का रास्ता बताकर प्रचार किया जाए तो आम जनता के दिमाग में क्या मैसेज जाएगा? क्या वो इस विकास का गर्व करेगी या फिर हर नए काम को शक की निगाह से देखने लगेगी? क्या इससे देश आगे बढ़ेगा या फिर लोग अविश्वास के दलदल में धंसते चले जाएंगे? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जहां प्रधानमंत्री का दिमागी नक्सल वाला बयान आकर खड़ा हो जाता है। और कहानी सिर्फ सड़कों और हाईवों तक खत्म नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सैम पित्रोदा के उस बयान को भी देश भुला नहीं पाया जिसमें उन्होंने अमेरिका की तर्ज पर संपत्ति के पुनर्वितरण यानी वेल्थ टैक्स की पैरवी की थी। ऊपर से सुनते में ये विचार बड़ा लुभावना लगता है कि अमीर की संपत्ति लो और गरीबों में बांट दो, सब बराबर हो जाएगी, गरीब मिट जाएगी। लेकिन अर्थशास्त्र की कड़वी सच्चाई क्या है? कोई भी देश सिर्फ एक की जेब से पैसा निकालकर दूसरे की जेब में डाल देने से अमीर नहीं बनता। देश में लंबे समय की समृद्धि तब आती है जब देश में नया निवेश आता है, नए कारखाने और उद्योग लगते हैं, नई तकनीकी आती है, युवाओं को नौकरियां मिलती हैं, बिजनेस का माहौल बनता है और सबसे बड़ी बात, जब मेहनत करने वाले इंसान को ये भरोसा होता है कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी। वहीं अब बात करते हैं आज के भारत की। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सीना तानकर खड़ा है। देश के कोने कोने में 4 लेन और 6 लेन हाईवे का जाल बिछ रहा है, रेलवे का कायाकल्प हो रहा है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें दौड़ रही हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया के मामले में भारत दुनिया को सही राह दिखा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत कारखानों में सामान बन रहा है और लाखों नौकरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इन योजनाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। अगर किसी हाईवे को बनाने में किसी गरीब का घर उजड़ रहा है और उसे सही मुआवजा नहीं मिला तो सवाल उठाइए। अगर रेलवे या एयरपोर्ट के टेंडर में भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है
तो सरकार का गला पकड़िए। अगर किसी प्रोजेक्ट से जंगलों और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो चीख चीख कर विरोध कीजिए। ये सब जनता का अधिकार है, लेकिन सवाल उठाने और हर काम को नकार देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। किसी योजना की कमियों को उजागर करके उसे बेहतर बनाना एक बात है और तरक्की के हर काम को ही साजिश बताकर देश को पीछे धकेलने की कोशिश करना बिल्कुल दूसरी बात है। वहीं आप अगर नक्सलवाद का इतिहास उठाकर देख लीजिए तो भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कभी सिर्फ बंदूकों से नहीं हुई। इसके पीछे एक जहरीली वैचारिक सोच थी और वो थी संवैधानिक व्यवस्था को ना मानना, अदालतों और पुलिस पर अविश्वास पैदा करना और देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काना। लेकिन समय बदला, जवानों ने गोलियां खाईं और जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों को खदेड़ दिया गया। लेकिन पीएम मोदी की चेतावनी का सीधा मतलब यही है कि सिर्फ बंदूक छिन जाने से विचारधारा खत्म नहीं होती। अगर वही सोच नए लिबास में नए शब्दों के साथ समाज में अविश्वास और अराजकता का माहौल करेगी या अराजकता फैलाएगी तो देश को उस पर भी नज़र रखनी होगी। इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि असली लोकतांत्रिक सहमति और देश को अंदर से खोखला करने वाली विनाशकारी सोच के बीच का फर्क समझना चाहिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं, सत्ता में बैठी सरकार की भी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दिमागी नक्सल वाली चेतावनी को सिर्फ एक चुनावी या राजनीतिक बयान मानकर हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। किसी भी आलोचना को सिर्फ इसलिए दिमागी नक्सल का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसने सरकार की नाक में दम करके रखा है। आज भारत को एक ऐसा लोकतंत्र चाहिए जहां सवाल भी हों और उनका समाधान भी, जहां नीतियों का विरोध भी हो और देश का विकास भी, क्योंकि ये देश सिर्फ पत्थरों, कंक्रीट, सड़कों और पुलों से नहीं बनता। ये देश अपने लोगों के विचारों से बनता है और अगर लड़ाई विचारों की है तो उसका जवाब भी कुतर्क से नहीं बल्कि ठोस तथ्यों और मजबूत तर्कों और लोकतांत्रिक संवाद से ही दिया जाना चाहिए। फैसला अब देश की जनता को करना है कि वो देश के निर्माण में भागीदार बनना चाहती है या फिर हर बदलाव को शक की निगाह से देखने वाली सोच का शिकार। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से आइए रूबरू करा देते हैं। पटना की सड़कों पर आज संग्राम छिड़ गया। आरजेडी के राजभवन मार्च के दौरान डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई। बिहार में बेरोजगारी, पेपर लीक, बीपीएससी परीक्षा के नियमों और सीवान में छात्रों पर AK-47 से हुई कथित फायरिंग के विरोध में तेजस्वी यादव की अगुवाई में गांधी मैदान से निकला ये मार्च जैसे ही डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा, माहौल बेकाबू हो गया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ये सब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इशारे पर किया जा रहा है, लेकिन सरकार की इस दमनकारी कार्रवाई से जनता और विपक्ष डरने वाला नहीं है। आपको बता दें, इस प्रदर्शन में आरजेडी के कार्यकर्ता सांकेतिक रूप से AK-47 के कटआउट और डमी हथियार लेकर पहुंचे थे। मार्च में शामिल हुए आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि छात्रों के खिलाफ AK-47 का इस्तेमाल हुआ है। मीसा भारती ने सवाल उठाया कि छात्रों पर AK-47 चलाने की अनुमति किसने दी? अगर जिला प्रशासन या डीएम ने इसकी इजाज़त दी थी तो उन्हें तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पटना में अभ्यर्थी छात्र न्याय सत्याग्रह पर डटे हुए हैं। हालांकि सरकार ने बीपीएससी के लिए 32,388 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए आवेदन 1 सितंबर से 30 दिसंबर तक होने हैं, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। अभ्यर्थी प्रीलिम्स और मेंस की व्यवस्था और नेगेटिव मार्किंग का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि केवल एक ही परीक्षा हो और नए प्रयोग अगली परीक्षा में लागू किए जाएं।
वहीं प्रदर्शन और राजभवन मार्च को देखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। पटना जंक्शन और रेलवे स्टेशन से डाक बंगला चौराहे की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई और आम लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील भी की गई। देखा जाए तो पटना की सड़कों पर आज का ये प्रदर्शन सिर्फ एक राजनीतिक मार्च बनकर नहीं रह गया, बल्कि बेरोजगारी, पेपर लीक, बीपीएससी परीक्षा के नियमों और छात्रों पर कथित कार्रवाई को लेकर सियासी टकराव का बड़ा केंद्र बन गया है। अब इस पूरे विवाद में एक तरफ सड़क पर विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है, दूसरी तरफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों का आंदोलन और अब बीच में सरकार पर उठते गंभीर सवाल। फिलहाल पटना की सड़कों पर सियासत भी गर्म है और छात्रों का गुस्सा भी। अब देखना होगा कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच ये टकराव बातचीत से खत्म होता है या आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों से आई खबरों में सियासत से लेकर सड़क पर संघर्ष तक कई बड़े मुद्दे सामने आए। कुल मिलाकर आज की खबरों ने साफ कर दिया कि चुनावी मौसम आने में वक्त जरूर है, लेकिन सियासी तापमान अभी से बढ़ चुका है। सवाल उठ रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं और हर दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान तैयार कर रहे हैं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कोई बड़ी खबर और उसके पीछे छिपे कोई बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।